हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का 7500 प्लस वाला एक जो बहुत ही अच्छा व स्टूडेंट सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है उसको कवर करने वाले हैं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कुल 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो हमारा इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को सॉल्व करना है दोस्तों। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 9 तक प्रैक्टिस सेट जो है अलग अलग वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। जो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा तो आपको वहाँ एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है एडुटेरिया 7500 का प्लस करके, वहाँ आपको सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए 10वां प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग कवर करेंगे, जिसमें आपको पूरे 50 प्रश्नों का यह सेट मिलेगा। तो चलिए 10वां प्रश्न आपका अब स्टार्ट होता है एडुटेरिया का। 10वां प्रश्न का 10वां जो आपका सेट है उसका पहला प्रश्न क्या है, देखिए पढ़िए। पहला प्रश्न है, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है। ठीक, अब आपका इसका जो है आंसर जो आप कमेंट में फटाफट दीजिए दोस्तों, किस प्रक्रिया को इंगित करता है इनमें से, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पराशर नियमन। इस प्रक्रिया को इंगित करता है मानव शरीर में पसीना आना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, शीत कोष्ठ भंडारित फल अत्यधिक समय तक चलते हैं क्योंकि इसका अत्यधिक समय पर चलने के कारण श्वसन की दर घटा दी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कुछ समुद्री जीव एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं। तो जो शरीर से प्रकाश उत्पन्न होता है इस घटना को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए। ठीक, ये आपका एक तरफ कन्वेंशन है और दूसरा तरफ लागू हुआ, तो कब लागू हुआ इस पर विचार करना और कौन सा सही जोड़ा जो है सही सुमेलित है। तो बेसल कन्वेंशन जो 1992 में हुआ ये आपका सही सुमेलित है। रॉटरडैम कन्वेंशन फरवरी 2004 में हुआ, ये भी सही सुमेलित है। स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 में हुआ, ये भी सही सुमेलित है। यानी उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है। उस गैस का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि पीतल के रंग को जो है खराब करने के लिए उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, उसका नाम है कैडमियम। कौन सा है, जो कैडमियम जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जल की किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा, वो जो है वाष्प का जो है या भाप का इसका करेक्ट आंसर होगा वाष्प का, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, वो जो है विटामिन ए, इसका निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनता है, यह जो विष है कवक से बनता है, एफ्ला विष, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है, कितना सेंटीमीटर होती है, वो होता है 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, वह जो है अब छिपकली जो है स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, बाकी ये सभी आते हैं। निम्न में से कौन सी हड्डी जो हथेली में पाई जाती है, हड्डी जो हथेली में पाई जाती है वह है मेटाकार्पस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, इसका पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, जो कि दोस्तों नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो विस्फोटक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, बाकी ये सभी विस्फोटक होंगे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक जो है कोशिका का निर्जीव भाग है, निर्जीव भाग वह है आपका कोशिका भित्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंशों से अपनाया है, उस प्रतीक का नाम है सारनाथ की लाट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्चाधिकारी को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया, उसका नाम है हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था, विनिमय माध्यम जो था दोस्तों वो था पन माध्यम था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की, वह क्या था, महिपाल के शासनकाल में यात्रा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर हो गया दोस्तों। पालों और प्रतिहारों के संदर्भ में निम्नलिखित जो संदर्भ है उसमें उपारिका शब्द का क्या तात्पर्य है,
क्या उपारिका शब्द का तात्पर्य बताना है, उसका मतलब था भुक्ति या प्रांत का प्रमुख, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था? त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या चाहिए? कन्नौज राज्य के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पाल जो था, और क्या था? राष्ट्रकूट था, और था परिहार था। ये तीनों था प्रतिहार, यानी 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम बताना है, वो आपका जिस प्रकार से दिया हुआ है दोस्तों यही आपका सही कालानुक्रम है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मध्यकालीन भारत के दौरान फनम शब्द का उल्लेख किया गया था। फनम शब्द का उल्लेख किया गया था सिक्के में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लॉर्ड मायो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है? तो जो है आपका दोस्तों यह पहला कथन जो 5वें वाइसराय थे यह कथन सत्य नहीं है दोस्तों, बाकी सभी कथन सत्य है। 2, 3, 4 जो है सभी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 24वां प्रश्न का। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न आपका। निम्नलिखित में से कौन से जो नेता है जो असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस को छोड़ दिया हुए थे? आपके इनोवेसेंट चंद पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सभी थे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अंग्रेज दल का पूर्ण विकसित संगठन था? वो था मैसूर में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? यह परिलक्षित होता है दोस्तों पुदुचेरी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 28वां प्रश्न का। 29वां प्रश्न, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? वो थे कौन थे दोस्तों? वो थे लॉर्ड कैनिंग थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेलन दोनों से वार्ताएं की? उनका नाम है सी गोपालाचारी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, उनका नाम है अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे दोस्तों? अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेलन दोनों से वार्ताएं की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर अब्दुल कलाम आज़ाद। हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन आपके 31वां प्रश्न के दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका जो है पहला कथन और दूसरा कथन जो है सही है, बाकी ये दोनों कथन गलत है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका नहीं, पहला कथन क्या है? पहला कथन भी सही है दोस्तों आपका, और दूसरा भी सही है, और चौथा आपका सही है, यानी कि 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद, और ऑप्शन नंबर डी 31वां प्रश्न का इसका करेक्ट आंसर है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद जो है नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पुराणों में किस नदी को मेकल पर्वत यानी मैकाल पर्वत की कन्या मेकल सूता कहा गया है? कौन पर्वत? उसका नाम है नर्मदा को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है नर्मदा नदी को जो मैकाल पर्वत की कन्या यानी मेकल सूता कहा गया है। भूमध्य रेखा के निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है मालदीव से गुजरती है, गैबॉन और ब्राज़ील, इन तीनों देशों से गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? उपराष्ट्रपति जो है वह लोकसभा राष्ट्रपति के राज्यसभा का प्रवक्ता नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किसी संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? 2 आधारभूत मूल्य होते हैं स्थिरता व स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो है परिसंघीय है? वह जो है आपका दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा यानी वितरण से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति किसके अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? वो कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है। नियंत्रण प्रत्यक्ष किसके पास रहता है? वो होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। NISAR मिशन इसरो तथा किसके मध्य की संयुक्त परियोजना है? वो इसरो तथा नासा के बीच संयुक्त परियोजना, यानी ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं कौन? वो है रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है रस्किन बॉन्ड। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? उनका संबंध है दोस्तों इंदौर के राजघराने से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 43वां प्रश्न का।
व्यवस्था जो विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? क्या है व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत? यह प्रतिपादित किए डेविड ईस्टन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। टापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इस नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे जो रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 441 मीटर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर है। गया डैम की कुल लंबाई 441 मीटर है, फाल्गु नदी पर यह डैम बना है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के विनाश का परिणाम नहीं था? वो है 247वां प्रश्न, वो है आपका आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है? राजकोषीय घाटे का अर्थ है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव नवीकरणीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? वो जो है कीटनाशक जो है नहीं, बाकी ये सभी आपके बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च स्तर पर जाने से कम होता है, इससे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। कौन सी विधि के द्वारा? वो ऊष्मागतिक थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम के द्वारा समझा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये पूरे देखिए 50 प्रश्न आपके सेट नंबर 10 के समाप्त होते हैं। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ देखिए, इसमें स्मरणीय तत्व भी दिए गए हैं, इसमें स्मरणीय तत्व पढ़ लीजिए, क्या क्या है स्मरणीय तत्व, नोट्स बना लीजिएगा ऋग्वेद के बारे में। यह सबसे प्राचीन वेद है, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाला को रोत कहा गया जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की ये रचना की गई है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया। क्या है? अघन्य शब्द। तो ये सभी जो भी आपके नया नया की पॉइंट आपको मिल रहे हैं, ये सभी को आप एक नया कॉपी में उतारिएगा, बनाइएगा तथा याद कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।